आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम वृशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एविडेंस। ठीक है, एविडेंस का पहले हमने लेक्चर में पढ़ा कि एविडेंस एक्ट आपका कहाँ का एप्लीकेबल है, फिर हमने पढ़ा कि इससे रिलेटेड डेफिनेशंस। अब हमें पढ़ना है कि एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस की क्या डेफिनेशन है और एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो वर्ड एविडेंस हैज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेंस एविडिया, जिसका मतलब होता है टू क्लियर, यानी कि सिंपल सी बात समझे तो एविडेंस का मतलब होता है टू क्लियर। बट ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में ये डेफिनेशन नहीं दे रखी। एविडेंस का जो लिटरल मतलब होता है वो होता है टू क्लियर, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव। ठीक है, आपका टू प्रूफ, सॉरी प्रूफ, यानी कि पास्ट टेंस में नहीं, टू प्रूफ। ठीक है, तो यानी कि एविडेंस का मतलब अगर हम कट शॉर्ट में समझे तो क्या है, टू शो क्लियरली और प्रूफ। आपका एविडेंस का मतलब ये होता है। अब बेयर एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्या कहते हैं। बेयर एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो एविडेंस का मतलब है ऑल स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट्स किसकी, विटनेस की। ठीक है, विच द कोर्ट परमिट्स, जिसे पहले कोर्ट परमिट करे। ठीक है, और आपका इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट परमिट करती है और उसकी स्टेटमेंट को करती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि जैसे ये आपका ये कोई विटनेस आया, ठीक है, कि इसने मर्डर होते हुए देखा है। अब इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो ओरल एविडेंस होगी। ठीक है, बट इसकी जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी, कोर्ट में लिखी जाएगी, वो क्या होगा, राइटिंग करी जाएगी, मतलब लिखी जाएगी कि हाँ मैंने देखा था, ये देखा था, इसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। ये सारी बातें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो क्या अगर मान लो इस विटनेस की, जैसे विटनेस है ए, इसकी बातों को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा? आंसर इज नो। अगर कोई विटनेस आता है, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है कोर्ट में, हालांकि लिखी ही जाती है, तो उसकी जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई है वो आपका ओरल एविडेंस में लिखी मानी जाएगी, चाहे वो लिखी हो या ना लिखी हो, तब भी वो ओरल एविडेंस में माना जाता है। तो एविडेंस एक्ट की अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से चले तो एविडेंस की जो ये डेफिनेशन है वो ये कहता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, किसकी स्टेटमेंट, विटनेस की स्टेटमेंट या एक्यूज की कोई स्टेटमेंट होती है 315 में ऑन ओथ होती है, 313 में सीआरपीसी के, ये दोनों सीआरपीसी की बात हो रही है। 313 में जो एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो ऑन ओथ नहीं होती। ठीक है, और जो 315 में होती है वो ऑन ओथ होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स किसी की भी रिकॉर्ड होगी, कोई विटनेस आया, कोई भी आया, कोई आपका पब्लिक विटनेस है या प्राइवेट विटनेस है, जो भी विटनेस है, ठीक है, वो आपकी सारी स्टेटमेंट्स क्या मानी जाएंगी, ओरल एविडेंस में मानी जाएगी। बट आपका कोर्ट उसे परमिट करेगा तो ही, यानी कि मान लीजिए ये कोई विटनेस आया, उस विटनेस को उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के लिए पहले कोर्ट अलाउ करेगा। जब कोर्ट अलाउ कर देगा कि हाँ कि आप इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या कह रहा है, जो डॉक्यूमेंट हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी चीज को लिखना, ये सब चीजें, बट अदर देन दी आपका स्टेटमेंट जो लिखी जाती है विटनेस की, उनको छोड़कर, जिनका पर्पस ही डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, किसी चीज को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, वो चीज आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स हो गया, जब जो कोर्ट उसे इंस्पेक्ट कर लेगा, निरीक्षण कर लेगा, ठीक है, तो ही वो चीज आपका डॉक्यूमेंट्री में माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम नटशेल में पढ़े तो आपका एविडेंस का मतलब हो गया टू प्रूफ, शो क्लियरली। ठीक है, और अगर बेयर एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो बेयर एक्ट आपका ओरल एविडेंस की बात करता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है। अब एविडेंस में आपका यहाँ कोर्ट को सुप्रीम पावर है। अगर कोई विटनेस आता है तो वो पहले एग्जामिन करेगा विटनेस को, देन उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो वो ओरल एविडेंस में ही मानी जाएगी। और अगर आपका कोर्ट पहले कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट मैं कोर्ट में लगा रहा हूँ, तो कोर्ट क्या कहेगा कि आप ये स्क्रीनशॉट लगाइए, साथ में इसमें 65B का, इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट लगा दीजिए कि प्रूफ करने के लिए। जब तक ये 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कोर्ट इसे अलाउ ही नहीं करेगा स्क्रीनशॉट्स को। ठीक है, आपका कोर्ट किसी चीज से रिलेटेड एफिडेविट भी मांग सकता है, और आपका किसी भी चीज से रिलेटेड आपका की कहेगा कि आप ये स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इससे रिलेटेड आप एक एविडेंस दीजिए। ठीक है, तो कोई भी अगर एविडेंस आपका लेकर आना है, जैसे कि अक्यूज्ड को समन्स गए थे या नहीं गए थे, ठीक है, तो आपका जो समन्स लेके जाता है, तो ठीक है, पुलिस वाला भी हो सकता है, कोर्ट का आदमी भी हो सकता है, तो कोर्ट उसे कहेगा कि आपने सर्विस डिलीवर करवाया है नहीं करवाया, सर्विस करवाई है नहीं करवाई है, उससे रिलेटेड आप एक एफिडेविट दीजिए। तो जब तक वो एफिडेविट नहीं देगा तब तक उसकी स्टेटमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट्री जो वो लेकर आया, पुलिंदा बनाकर लाया, या उसकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई है, वो मानी ही नहीं जाएगी। तो कोर्ट को यहाँ सुप्रीम पावर है कि चाहे ओरल एविडेंस आए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए,
वो एग्जामिन दोनों में करेगा, तभी वो आपका कोर्ट में अलाउ होगी। ठीक है, अब हम देखें तो एविडेंस एक्ट एक लेक्स फोरी की बात करता है। लेक्स फोरी का बात का मतलब है कि द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग इज बीन टेकन, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए वहीं पर आपका वहीं पर आपका ट्रायल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बल्लभगढ़ में मैंने कोई कांड करा है, तो बल्लभगढ़ में ही आपका केस चलेगा। ठीक है, तो वहीं के एविडेंस उस कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। सिंपल सी लेक्स फोरी की बात करता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एविडेंस एक्ट आपके हिसाब से प्रोसीजर है या सब्सटेंटिव है? प्रोसीजर एक्ट है, प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव है? आंसर इज प्रोसीजर। आपका एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर है, बट इसका जो एविडेंस एक्ट में स्टॉपल की बात होती है, ठीक है, स्टॉपल की वजह से ये आपका सब्सटेंटिव भी बन जाता है। पर अगर मान लीजिए एमसीक्यूज आते हैं कि एविडेंस एक्ट आपका प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव है, तो आपने प्रोसीजर पे टिक करना है। प्रोसीजर का मतलब यानी कि जो यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है कि कैसे कोई एविडेंस लेकर आना है, कोई चीज कैसे लेकर आनी है, जैसे सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, ये सब। और सब्सटेंटिव जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रखी होती है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, आपका आईपीसी हो गया, ये सब चीजें। तो अगर आया कि एविडेंस एक्ट आपका क्या है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रोसीजर लॉ है। अब लेक्स फोरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़े तो लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1850 में कहा था कि वेदर अ विटनेस इज कॉम्पिटेंट और नॉट, अगर विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है, कौन चीज इस बात का फैसला करेगा, आपका कोर्ट इस बात का फैसला करेगी। ठीक है, अगर अभी हमने पीछे की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आप ये देखिए कि ये जो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, ये यही चीज बता रहा है कि आपका कोर्ट जो है, यहाँ पर देखिए कोर्ट को बहुत पावर है। ठीक है, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपका इंक्वायरी करेगा तभी वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा तो वो कोर्ट जो है वो देखेगा तभी वो माना जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन आप देखिए जो बेरेक में दे रखी है, ये लेक्स फ्यूरी ही है। ठीक है, कि जो कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से कि विटनेस आपका कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ठीक है, या कोई एविडेंस सही है या नहीं है, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? वेयर द कोर्ट सिट्स, जहां पर कोर्ट्स बैठती है और जहां पर वो चीज चलेगी। ठीक है, जहां रेमेडी आपकी इन्फोर्स होगी, जहां पर वो लागू होगी। अब कुछ बात करते हैं कि आपका एविडेंस के टाइप्स की। देखिए हेयर से एविडेंस की बात करते हैं। हेयर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। जैसे कि देखिए आई सॉ डी स्टैबिंग विद हिज नाइफ, इसने बताया कि मैंने देखा कि डी जो है वो स्टैब कर रहा था अपनी वाइफ को, तो ये तो बात इसने सीधा बता दी, तो ये डायरेक्ट में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट लिखे, ए टोल्ड मी दैट ही सॉ डी स्टैबिंग, तो यहाँ पर देखिए ए ने बी से कोई बात कही, ठीक है, बी ने सी को बताया कि मुझे ये वाली जो बात है, फलाना ढिमकाना वाली बात है, मुझे ए ने बताई थी ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर ए ने बी को जो ये बात बताई थी, ए ने बताई, बी ने सी को बताई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका हेयर से एविडेंस हो गया, जो आपका रेलिवेंट नहीं है। पर हेयर से एविडेंस के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके वैलिड माने जाते हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे देखिए लड़की की डेथ पर है, ये अपनी स्टेटमेंट इस पुलिस वाले को बताती है, ये पुलिस वाला जज साहब को बताता है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बता रहा है। ठीक है, यानी कि ये इसने इसको बताई, ठीक है, इसने जज साहब को बताई कि मैंने जज साहब मैंने उसकी स्टेटमेंट, उसने मुझे बताया था कि उसका मर्डर करने वाला डी था कोई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या ये हेयर से एविडेंस है? हालांकि है तो ये हेयर से एविडेंस, पर ये इसका एक्सेप्शन है। अभी हमें ये डिटेल में भी पढ़ना है, पर अभी हम इसका थोड़ा बहुत जानते हैं कि हेयर से एविडेंस आपका क्या होता है। सुनी सुनी बात, हेयर से एविडेंस रेफर्स टू द एविडेंस वेयर द विटनेस, जहां विटनेस जो है हैज नीदर पर्सनली सीन, यहाँ पर देखिए ये विटनेस था, ठीक है, ना इसने पर्सनली सीन करा ना सुना, इसने कहा कि मुझे किसी ने बताया, टोल्ड। ठीक है, ही प्रिसीव्ड थ्रू इट्स सेंसेस हैज कम टू नो अबाउट हिज सम थर्ड पर्सन, तो इसको जो प्रिसीव है, जो इसको फैक्ट जो पता चला कि उसने उसको स्टैब करा या नहीं करा, ये बात किसने इसको बताई? ए ने इसको बताई। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अपने आप इसे ये बात नहीं बताती, ना इसने देखा ना ये बात इसने खुद सुनी, ये इसे थर्ड पर्सन ने, आदमी ने ये बात बताई, तो ये चीज आपकी नहीं मानी जाएगी। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रेस गेस्टे हो गया, एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, ये आपका हेयर से एविडेंस के सारे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अब देखिए ऑरल एविडेंस क्या होता है। ऑरल एविडेंस हमने वो पढ़ा था जो कोर्ट किसी को परमिट कर देता है, आपका 6 से लेकर 61 तक इंडियन एविडेंस में बात बोली, डिटेल में बताया गया। तो यहाँ पर हमें जो मेन बात पढ़नी है कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि ये अब जो लेडी है ये अपना स्टेटमेंट बता रही है, ठीक है, कि मैंने देखा था कि जो दिशांक है उसने मर्डर करा है, ये करा है, वो ऐसे चक्कू लेके आया और उसने स्टैब करना शुरू कर दिया, तो ये बता रही है। ठीक है, तो इसकी ऑरल एविडेंस मानी जाएगी। बट मान लो ये कह रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई थी कि दिशांक ने मर्डर करा है, तो क्या ये चीज मानी जाएगी? हेयर से में आ गई।
तो इसके एविडेंस नहीं मानी जाएगी। बट यहाँ पर ये क्या है कि खुद बता रही है, तो यहाँ पर लिखा है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सुनी सुनाई बात पे नहीं होता। अब इसकी बातों को जो लिखा जा रहा है, ठीक है, वो भी आपका इसकी स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, तब अगर लिखा भी जा रहा है तो भी वो ओरल कंसिडर होगी। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पर्पस होता है आपका एज पर सेक्शन 3 ऑल दोस डॉक्यूमेंट विच आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन, कोर्ट निरीक्षण कर लेता है किसी चीज का, वही चीज ऑन पेपर पे, ठीक है, जैसे इनवॉइसेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपका ये एमएलसी हो गई, ठीक है, आपका ये इनवॉइसेस हो गए, बिल्स हो गए, या कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ए ने और बी के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे, विल हो गई कोई, उसमें कंटेंट लिखे हुए थे, ठीक है, ये सब चीजें क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका दो पार्ट्स में होता है, एक प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। जैसे अभी इसे हम समझेंगे, तो डॉक्यूमेंट का मतलब जिसको आप पर्पस है रिकॉर्ड करने का, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करने का पर्पस होता है, तो ये चीज आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो पार्ट्स में होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी क्या मतलब क्या था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो आपका प्राइमरी में कंसिडर करा जाता है, ठीक है, और जो आपका जेरोक्स कॉपीज होती हैं वो आपका सेकेंडरी में कंसिडर करा जाता है। ये इतना सा टॉपिक नहीं है, ये आपका काफी बड़ा टॉपिक है, अभी हम सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे आपका सेक्शन 90, सेक्शन 91, 92, उसमें ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर अभी आप ये जानिए कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है, और सेकेंडरी एविडेंस किसे बोला जाता है, जेरोक्स कॉपीज को बोला जाता है। अब इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये देखिए आईपीसी का बेयर एक्ट है, ठीक है, जहां पर ये यूनिवर्सल वालों ने छापा है। अब मान लीजिए इसको जब छापा था तो उसने कमांड दी और ये इसकी जैसी 10 कॉपियां निकल गई, इसके जैसी 10 कॉपियां निकल गई, क्या ये आपका प्राइमरी एविडेंस में माना गया या सेकेंडरी एविडेंस में माना गया? ये आपका प्राइमरी एविडेंस में माना गया। पर आप कहेंगे ये तो सर जेरोक्स कॉपी है, तो ये क्यों नहीं माना गया? देखिए ये एक यूनिफॉर्मिटी में से निकला है। यूनिफॉर्मिटी मतलब यानी कि जब जैसे ये देखिए मैं यहाँ से मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैंने कमांड दी और 1 से 10 कॉपियां निकल गई आ गई, तो ये 10 की 10 कॉपियां जो है वो आपका प्राइमरी एविडेंस कंसिडर करी जाएंगी। वो क्या कंसिडर करी जाएंगी? प्राइमरी। बट जब मैं इसकी फोटोकॉपी करवाऊंगा, इस बेयर एक्ट की फोटोकॉपी कराऊंगा, वो आपका सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक एमएलसी की कॉपी है, ये फोटोकॉपी मान लीजिए, ये मान लीजिए फोटोकॉपी, तो ये क्या होगा आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब एक बार दोबारा चलते हैं पीछे, देखिए जब आपका सेकेंडरी एविडेंस जो होता है, इफ द प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, अगर आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा तो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ये घर के कागज है, ठीक है, ये ओरिजिनल थे, ये खो गए, ठीक है, अब ये एसडीएम ऑफिस में रखे हुए थे, एसडीएम ऑफिस में हमेशा कॉपी रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एसडीएम में अप्लाई करा, सर्टिफाइड कॉपियों को अप्लाई करा और सर्टिफाइड कॉपी निकल के आ गई, और हमेशा देखिए ऐसे लिखा होता है ट्रू कॉपी, ठीक है, और ऐसे सर्टिफाइड के मार्क होता है उस पर, तो वो जो सर्टिफाइड निकल के आई वहां से एसडीएम ऑफिस से, तो वो क्या हुआ? आपका सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर करा जाएगा। आपका सेकेंडरी एविडेंस तभी कंसिडर करा जाएगा जब आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, सेकेंडरी एविडेंस तभी कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दो पार्ट है, ठीक है, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा तभी सेकेंडरी होगा, अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर नहीं करा जाएगा। अब जैसे कि आप एक बात बताइए, ये मर्डर में यूज हुए वेपन है, एक स्वॉर्ड और एक गन, ठीक है, आपके हिसाब से ये क्या है? ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या है ये? देखिए ये ओरल एविडेंस है, हालांकि ये जो वेपन है ये आपका मटेरियल एविडेंस में आता है, ठीक है। मटेरियल एविडेंस आपका कोई एविडेंस एक्ट में कोई जिक्र नहीं है, कई जजमेंट्स में देखा गया ये ऐसी बात बोली जाती है कि मटेरियल एविडेंस, बट यहाँ पर ये क्या है, इसको ये वेपन जो था आपका यूज हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक केस का आई हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मुझे ये तलवार मैं कोर्ट में जमा करवाता हूँ, ठीक है, और कोर्ट मुझसे पूछता है हाँ जी ये यही वेपन यूज हुआ था, आपको कैसे पता? मैं कहूंगा देखिए एफएसएल की रिपोर्ट है इसके साथ, ठीक है, और ये जो मुझे वेपन जो तलवार मिली है ये मुझे एक्यूज नहीं बताई थी कि यहाँ पर रखी हुई है, वहां से मैं निकाल के लाया, तो इसके रेलिवेंसी कि यही वो वेपन है या नहीं है, इसके रिलेटेड जो जवाब देगा वो कौन देगा? आईओ देगा, ठीक है, कि यही चीज यूज हुई थी नहीं हुई थी, तो ये चीज या ये गन यूज हुई थी नहीं हुई थी आपका रॉबरी में या किसी भी केस में, ये वेपन यूज हुआ था नहीं हुआ था, ये चीज का जवाब कौन देगा? आपका आईओ तो देगा, इन्वेस्टिगेशन देगा, या जो एफएसएल वाला देगा, या जिसने ये बताया कि ये यहाँ से मिला और वेपन या ये नहीं मिला, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन करवाएगा? आपका जो जिसने बताया वो बताएगा ना, मतलब तो इसलिए आप ये ओरल एविडेंस में कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमने पढ़ा कि
एविडेंस में आपका अभी हमारा रह गया है डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।